हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि दो इंक्लाइन मिरर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनाते हैं और सारी इमेजेस एक सर्कल पर होती हैं और नंबर ऑफ इमेजेस के हमने फार्मूले देखे थे, जो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और फार्मूला में ये बोला गया था कि अगर 360 अपॉन थीटा इंटीजर नहीं आता है तो आपको इमेजेस काउंट करनी होती हैं, और आप इमेजेस किस तरह से काउंट करेंगे उसका भी फार्मूला आपको कल बताया गया था कि किस तरह से आप इमेजेस काउंट करेंगे। अब मैं कुछ एक दो बातें आपको और बताता हूँ, फिर हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे, मतलब एक रे जो होती है वो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा, एक ये प्लेन मिरर है और एक हमारे पास दूसरा भी प्लेन मिरर है। ये हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी रे को इंसिडेंट किया, यहाँ पे कोई रे हमारी इंसिडेंट हुई। तो ये जो हमारी रे है ये बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगी, इस पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इससे इस पर आएगी, इस पर आएगी, इस पर आएगी, इस पर आएगी, और अंत में ये रे इस सिस्टम को छोड़कर चली जाती है। तो अब हमें यही बात करनी है कि ये जो रे है, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ लेट से अल्फा, और इस दोनों मिरर के बीच के एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। तो हमसे अगर जैसे मान लीजिए कोई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, तो उस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ये रे कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करेगी, कितने रिफ्लेक्शन कौन से मिरर के साथ करेगी, और जब ये रे अपना लास्ट रिफ्लेक्शन करेगी तो इसका लास्ट रिफ्लेक्शन इस मिरर के साथ होगा या इस मिरर के साथ होगा। और वो ये भी पूछ सकता है कि जो रिफ्लेक्शंस होंगे, जैसे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, मान लीजिए मैं आपको सारी डिस्टेंस दे देता हूँ। इस मिरर की लेंथ है L1, इस मिरर का लेंथ है L2, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में देता हूँ लेट से x। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि पहला मिरर किस डिस्टेंस, पहला रिफ्लेक्शन किस डिस्टेंस पर हुआ, दूसरा किस पर हुआ, तीसरा किस पर हुआ, और जो लास्ट रिफ्लेक्शन हुआ फिर वो किस डिस्टेंस पर हुआ। तो इन सब सवालों का जब हम जवाब देते हैं तो उसके जवाब देने का एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे हम जवाब देते हैं। तो देखिए बेटा, जितने भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन है ना, दे कैन बी कंसीडर्ड एज ए मोशन ऑफ लाइट रे इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे? तो जो स्टेटमेंट मैंने बोला मैं उसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस मिरर का नाम रख देते हैं हम 1 और इस मिरर का नाम रख देते हैं मिरर 2। बड़े ध्यान से समझना। तो ये है आपका मिरर 1 और ये है आपका मिरर 2। दिस इज योर मिरर 1 एंड दिस इज योर मिरर 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पे जैसे जितना ये एंगल थीटा है उतने एंगल थीटा पर ही आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्यों लाइन ड्रॉ करी, मैं उसके पीछे लॉजिक देने की कोशिश करूंगा आपको, पर एक बार आप प्रोसीजर सुने। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपका मिरर था 1 और ये आपका मिरर था 2, तो इसका नाम लिख लीजिए फिर से 2, इसका नाम लिख लीजिए 1, इसका नाम लिख लीजिए 2, इसका नाम 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू करते जाइए। अब आपको उन्होंने सवाल में बोला था कि हमारी लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये लाइट रे है, ये लाइट रे है जो इस मिरर पर आकर इंसिडेंट हुई है, और ये एंगल है आपका अल्फा। ठीक, ये एंगल आपका अल्फा है। तो सुनिएगा बेटा, तो आप इस रे को अब ऐसे देखिए, यहाँ पे जब आपका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इस डायरेक्शन में जाती है, ये रे इस डायरेक्शन में जाती है, और जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। अब आप सोचो, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे किधर चल के जाती, सीधे डायरेक्शन में चल के जाती। तो आप क्या करिए, इस रे को सीधे कंटिन्यू मान लीजिए, ये रे सीधे इस डायरेक्शन में चल के जाती ऐसे, और जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रे ऐसे चल के गई। अब ये किस पर जाकर गिरेगी रे, मिरर नंबर 2 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन बनाया है, मिरर नंबर 2। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मिरर 2 पर यहाँ जाकर इंसिडेंट होगी, तो ये वो मिरर 2 का ही डायग्राम है, और ये मिरर 2 पर यहाँ जाकर इंसिडेंट होगी। तो आप क्या करिए, इस लाइट रे का एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लीजिए, इस लाइट रे को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। जैसे इस वाले डायग्राम में, अब देखिए डायग्राम कभी एक्यूरेट नहीं होते हैं, मतलब जैसे जो मैंने थीटा डिग्री बनाए हैं सारे, जरूरी नहीं है सारे बराबर बने हों। तो इस लाइन को आप सीधा बनाएं और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा
कि ये रे कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन करेगी और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन करेगी। तो देखिए पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, तीसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फोर्थ रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। ठीक, अब आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। तो देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये एंगल कितना था आपका अल्फा, तो ये एंगल कितना था आपका अल्फा। ठीक, अब सुनना, अगर मान लेते हैं कि हमारी रे जो है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करी लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुए, 1 2 3। तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा। ठीक, और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन होंगे वो डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, तो आप साइन रूल से ये पता कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ और मैं आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे वो डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगी। मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कहीं और पूछ लिया किसी ने, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं तरीका बता देता हूं, एक सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। तो ये है हमारी लाइट रे, इस डायरेक्शन में लाइट रे चल के गई, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हमें ये डिस्टेंस गिवन है l, सॉरी x हमने इसको बोला था, दिस डिस्टेंस इज x। ये एंगल था थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, ये भी हमने कितना बनाया था थीटा, ये भी हमने कितना बनाया था थीटा। ऐसे बहुत सारे मिरर आप बना सकते हैं। और ये एंगल कितना था आपका अल्फा, ये एंगल कितना था आपका अल्फा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि ये मिरर था, लेट्स से इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2, तो इसका हमने लिखा था नाम 2, इसका नाम लिखा था 1, इसका नाम लिखा था 2। तो अगर वो पूछ ले कि इस पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कौन सी डिस्टेंस पे हुआ, इस वाले पॉइंट से, फिर जब रे इस पर वापस आएगी रिफ्लेक्ट होने, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे अगेन थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ। तो दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दिस इज योर सेकंड रिफ्लेक्शन, दिस इज योर थर्ड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ मिरर 1 से, दिस इज योर फोर्थ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइन को स्ट्रेट लाइन मैंने क्यों माना, यहाँ पे मैंने समझाया, देखो जितना एंगल इधर है इसका उतना ही एंगल इधर है, तो जैसे ये रे इधर जाती वैसे ये रे इधर जा रही है, इधर जाकर रे इस वाले मिरर पर गिरेगी तो इधर जाकर रे इस वाले मिरर पर गिर गई, उस मिरर का मैंने डॉटेड लाइन से डायग्राम बनाया है। तो चलिए मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में रे हमारी चल के गई, ये बात पे भरोसा अगर हो गया, तो अब हमें लिखनी है कि वो डिस्टेंसेज क्या होंगी। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ लेट से L1, L1 कहीं यूज नहीं किया हमने, नहीं किया, ठीक है, ये है L1, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं L2, इस डिस्टेंस को मानते हैं L3। तो देखिए L1 की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम देते हैं O, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट से P, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट से Q1, इस पॉइंट का नाम देते हैं Q2, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट से Q3। अब ट्राइंगल देखिए कौन सा, ट्राइंगल OPQ1। अगर ट्राइंगल OPQ1 की आप बात करेंगे तो L1 के आगे का एंगल कौन है, अल्फा, तो ये आया L1 अपॉन साइन अल्फा, किसके बराबर होगा, दैट डिस्टेंस x, और इसके सामने का एंगल कौन है 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो x अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि इस L1 का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली जब आप इस वाले ट्राइंगल के लिए लिखेंगे तो ये अल्फा होगा और ये 2 थीटा होगा, तो उसके लिए लिखा जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, फॉर ट्राइंगल OPQ2। अगर मैं OPQ2 ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ये वाला लेंथ L2, इसके आगे सामने का एंगल है अल्फा, तो ये आएगा L2 अपॉन साइन अल्फा, ये बराबर आएगा आपका दैट L2 अपॉन साइन अल्फा बराबर आएगा आपका x अपॉन, यहां पे एंगल कितना आएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फा, तो ये एंगल आएगा आपका 180 साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस अल्फा, ये आएगा। यहां से आप L2 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे ये आप काउंट कर सकते हैं, और लास्ट रिफ्लेक्शन किस मिरर के साथ होगा ये भी आप यहां से काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए आप इसको। अब देखिए, अब चालू करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर।
ठीक है, अब सुनना, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली बात, स्फेरिकल मिरर कैसे बनाए जाते हैं। तो कोई स्फीयर है, उस स्फीयर की, एक हॉलो स्फीयर, उस स्फीयर की या तो आप इनर सरफेस को पॉलिश कर दें और या फिर आप उसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें, और बनने के बाद जो ज्योमेट्री हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे बेटा मान लो कि ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, और मान लीजिए ये हमारे पास दूसरा हॉलो स्फीयर है, ठीक। और ये दो हॉलो स्फीयर, ये दोनों कंप्लीट बड़े बड़े स्फीयर हैं। हमने क्या किया, इस स्फीयर का कुछ पोर्शन काट लिया, हमने इस स्फीयर का कुछ पोर्शन काटा। तो मान लेते हैं पहली बार हमने लेट से जो पॉलिश किया वो आउटर सरफेस को पॉलिश किया, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। तो जैसे भी आप घर पे जो मिरर होता है, अगर उस मिरर को भी आप देखेंगे तो उस मिरर को जैसे मान लीजिए तोड़ दीजिए, तो आप पीछे देखेंगे उसमें पेंट किया रहता है, पेंट मतलब पॉलिश, उसी को मैं पॉलिश बोल रहा हूं। और ये वाली इधर वाली जो सरफेस होगी, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मान लीजिए इस मिरर में से आप इतना पोर्शन काट लीजिए, इतना पोर्शन काट लीजिए, और ये अपने काम का है, इसको फेंक दीजिए काट के, तो आपके पास जो ज्योमेट्री मिली वो इस तरह से मिली। ये हमारा हो गया मिरर जिनको हमें स्टडी करना है। तो हम स्टडी करते हैं स्फेरिकल मिरर। पैराबोलिक मिरर में क्या होगा, पैराबोला होगा। इलिप्टिकल मिरर में क्या होगा, इलिप्स होगा। इसमें मान लीजिए हमने जो पॉलिश किया वो आउटर सरफेस को पॉलिश नहीं किया, हमने इनर सरफेस को पॉलिश किया। और इनर सरफेस को अगर हमने पॉलिश किया और हमने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, हमने इसे इसको काट दिया, और काटने के बाद हमने इधर वाले हिस्से को फेंक दिया, इधर वाले हिस्से को, इधर बड़े हिस्से को फेंक दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ये वाली ज्योमेट्री बची है। इन दोनों मिरर का हम एक नाम देते हैं। इस मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इस मिरर का जो नाम होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इस वाले जो मिरर का नाम होता है वो नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें देखिए मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें इस्तेमाल करनी होती है, तो मैं आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से मतलब बताता हूँ टर्मिनोलॉजी। जैसे एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्मिनोलॉजी आप इसको बार बार सुनने को आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी। तो पहली बात है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से मतलब क्या है, तो वो सुन लें। आपका जो ये मिरर है, ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसकी रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मतलब हुआ, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दैट मिरर इज फॉर्म्ड। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, from which this mirror is formed, this mirror is formed। ये हुआ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक शब्द होगा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है सेंटर ऑफ स्फीयर, ये कौन है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक होता है पोल। पोल से पहले अपर्चर की बात कर लेते हैं। एक शब्द होता है अपर्चर। तो अपर्चर किसको कहते हैं, तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग एरिया है, रिफ्लेक्टिंग एरिया से क्या मतलब है, जैसे इस मिरर की हम बात करें तो इधर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके एरिया को क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टिंग एरिया।
इसकी बात करेंगे तो ये आउटर जो सरफेस है ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके एरिया को क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टिंग एरिया। तो अपर्चर किसको बोलते हैं, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को या इस रिफ्लेक्टिंग एरिया को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो अपर्चर कौन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर के बाद एक शब्द आएगा आपके सामने, पोल। तो पोल किसको बोलते हैं, तो जो हमारा अपर्चर होता है इसका हम मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसको बोलते हैं पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। अब एक शब्द आता है यहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है जो हमें बार बार काम में आएगी। आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या कहना चाहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कहना चाहते हैं, अपर्चर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमें बार बार हमेशा काम आएगी। ठीक, अब मिरर है तो मिरर पर रेज इंसिडेंट होंगी और जब मिरर पे रेज इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन चाहे किसी भी सरफेस पे हो, चाहे रेगुलर सरफेस हो, इर्रेगुलर सरफेस हो, किसी भी तरह की सरफेस हो, एट ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होंगे। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 1, and number 2, incident ray, reflected ray and normal, they are coplanar। इनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे, चाहे कर्व सरफेस हो, रफ सरफेस हो। जैसे हमारा स्किन है, ये एक रफ सरफेस है, तो अगर इस पे लाइट गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है, वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। ये डस्टर एक रफ सरफेस है, अगर इस पर लाइट गिरती है वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये रफ सरफेस है। हमारा जो पेपर होता है रजिस्टर का, वो भी एक रफ सरफेस होता है। तो जहां भी रेज आकर गिरती हैं और रिफ्लेक्शन होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सुना, तो हमारे ये जो कर्व्ड मिरर हैं ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। पैराबोलिक मिरर भी, इलिप्टिकल मिरर भी, ऑल काइंड ऑफ मिरर विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक बात और सुनिए, आपको मैंने बताया था कि जो ये लाइट रे हैं ये एक्चुअली में एनर्जी है। लाइट रेज क्या है, ये एनर्जी है और ये एनर्जी ट्रेवल करके जाती है और उस एनर्जी के लिए हम उसको रे डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जैसे मैं आपको दो तरह की रे दिखाता हूं, एक कन्वर्जिंग रे जिनको हम बोलते हैं, तो इन वाली रेज को बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि ये वाली रे इस पॉइंट पे कन्वर्ज करने वाली हैं। और इस पॉइंट के बाद इन रे का जो नाम है वो कन्वर्जिंग नहीं रह जाएगा। इस पॉइंट से पहले अगर रे इस पॉइंट से पहले हैं तो उनका नाम होगा कन्वर्जिंग रे, और अगर रेज इस पॉइंट के बाद हैं तो उनका नाम होगा डाइवर्जिंग रे। ठीक, तो अगर डायग्राम में ऐसे रे दिखाई गई हैं मतलब वो कन्वर्ज करेंगे, दे आर कन्वर्जिंग। उनको कन्वर्जिंग तभी बोला जाएगा जब वो आगे के पॉइंट पे कन्वर्ज करने वाली हैं। उनको डाइवर्जिंग तभी बोला जाएगा जब वो आगे के पॉइंट पे और फैलने वाली हैं, स्प्रेड होने वाली हैं। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्लियर है आदमी को। और ये होती है पैरेलल रे, ये है आपकी पैरेलल रे। जैसे ये मान लीजिए आपकी पैरेलल रेज है, पैरेलल लाइट बीम, तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइट बीम। अब
देखो बेटा, चल के कौन जा रही है? एनर्जी, और एनर्जी को हम रे से ड्रॉ करते हैं। मैंने इंटेंसिटी नाम की एक चीज बताई थी आपको, इंटेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन एरिया। अब देखो बेटा, इसमें जो एनर्जी है वो हमेशा सेम एरिया से चल के जा रही है, जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया है और उतना ही ये वाला एरिया है। तो हर जगह एनर्जी अपॉन एरिया की वैल्यू क्या है? बराबर है, मतलब हर जगह इंटेंसिटी कैसी है? बराबर है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए एरिया की वैल्यू घटती जा रही है, एरिया की वैल्यू घटती जा रही है, एरिया की वैल्यू घटते जा रही है, एरिया की वैल्यू घटती जा रही है, मतलब इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है, क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही है, लेकिन जिस एरिया में वो एनर्जी चल के जा रही है वो एरिया घटता जा रहा है। तो एनर्जी अपॉन एरिया, जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, तो इंटेंसिटी यहाँ पे घट रही है, घट रही है, इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम। और इसके बाद क्या होगा? इंटेंसिटी फिर घटना स्टार्ट होगी। तो यहां से यहां तक इंटेंसिटी आई इंक्रीजेस, यहां से यहां तक। फिर अगले वाले रीजन में इंटेंसिटी आई डिक्रीजेस, और यहां इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे एरिया क्या होगा? मिनिमम। ठीक, और इधर इंटेंसिटी आपका क्यों? जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हमारा जो एरिया है, जिस एरिया में ये एनर्जी चल के जा रही है, वो एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो एरिया अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो इंटेंसिटी जो है वो लगातार आपकी कम होती जा रही है। ठीक, अब हम ये आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग और पैरेलल रेज का मतलब है, और इसमें इंटेंसिटी कैसा है? कांस्टेंट। ठीक, अब सुनना, अब इस पे आते हैं हमारे मिरर पे कि अब हमें इसमें क्या करना होगा। तो इसमें बेटा मिरर में हम जो रेज होती हैं, उन रेज को दो तरह की डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं पैरेक्सियल रेज, और एक डिफाइन करते हैं मार्जिनल रेज। अब बात आती है कि किसको पैरेक्सियल रेज कहेंगे और किसको मार्जिनल रे कहेंगे। तो मैं आपको समझाता हूं, ये पूरा डायग्राम हटाते हैं। तो देखिए, किसको हम पैरेक्सियल रे कहेंगे? जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितना स्मॉल होगा? तो लगभग 5 डिग्री से कम होगा, या फिर 10 डिग्री से कम होगा। 10 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 5 डिग्री से नीचे है, बहुत खुशी की बात है। 10 से नीचे है, ठीक है, पैरेक्सियल बोल देंगे। तो पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज हम किसको बोलते हैं? जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ये लेस देन 10 डिग्री, अगर 5 डिग्री से छोटा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मोर और लेस आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 10 डिग्री, देन रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। और मार्जिनल रेज कब बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल रेज, तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे? 10 डिग्री से, तो अब उनको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। अब देखिए मैंने ऐसी बात क्यों करी, उसके पीछे कारण है, सुनिएगा। ये हमारा मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर पर मान लेते हैं रेज आकर गिरी, कॉनकेव मिरर पर रेज आकर गिरी। अब जब कॉनकेव मिरर पर रे इंसिडेंट होंगी, तो मैं इंसिडेंट रे का आपको डायग्राम बनाता हूं। तो जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब आप नोटिस करिएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है, जैसे ये है, मान लेते हैं सेंटर, तो यहां पे आप नॉर्मल बनाइए। अब स्फेरिकल ज्योमेट्री में ये बड़ी अच्छी बात है कि स्फेरिकल सरफेस पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, वो नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो नॉर्मल किससे पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल किससे पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो नॉर्मल किससे पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो आप नोटिस करिए, जैसे जैसे हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होंगी, उनका ज्यादा चांस है पैरेक्सियल रेज होने का, रेदर देन वो वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगी, क्योंकि दूर वाली रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? लार्ज। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज ऐसा कैटेगराइजेशन आपने क्यों किया, आपको क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, जब एंगल स्मॉल होता है
तो साइन थीटा और टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है और कॉस थीटा को 1 लिखा जा सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। और हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, इनके साइन कैलकुलेट करना, इनके टेन कैलकुलेट करना, इनसे हमारा बहुत काम पड़ता है। तो पहले हम ये चाहते हैं कि पहले एक हम आसान कैलकुलेशन सीख लें, और जब आप एक आसान कैलकुलेशन सीख लेंगे तो जब आप हायर स्टडीज करते हैं तब आपको लार्ज एंगल के लिए भी ये सारी बातें पढ़नी होती हैं। तो पहले हम स्मॉल एंगल्स के लिए सीख लें और वहाँ से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज समझ लें इन रिफ्लेक्शंस की, कि किस तरह की इमेज बनती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। और फिर उसी नॉलेज के बेस पे हम फर्दर लार्ज एंगल के लिए भी चीजें सीख सकते हैं। तो ड्यू टू मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी हमने इन रेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्योंकि पैरेक्सियल रेज के लिए मैथमेटिक्स रिलेटिवली आसान रहेगा मार्जिनल रेज के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा को हमें थीटा लिखने का फ्रीडम होगा, ठीक है। अब सुनना, अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, और पहली बात मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑलरेडी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन will be followed लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे? फॉलो होंगे। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए एक हमारा कॉनकेव मिरर है और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लेते हैं एक रे इंसिडेंट होती है, एक रे इंसिडेंट होती है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये रे यहां पर इंसिडेंट हुई है और यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल। तो दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट सी। ये यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये हमारा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ये बोला गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे पोल पर आती है, ऐसा बोला गया है आपको कि आफ्टर इस जगह पे इस रे का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहां आती है? रिफ्लेक्शन के बाद ये रे पोल पर आती है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसका वैल्यू क्या होगा? अब इसका देखिए फर्दर कैसा कहानी चलेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। आप आई कैलकुलेट करें, आप पॉज करके आई कैलकुलेट करें, फर्दर कहानी फिर सुन लेना। तो देखिए बेटा, अब जब ये रे यहां का गिरेगी तो यहाँ पे कुछ इसका एंगल बनेगा, मैं उस एंगल को मान लेता हूं थीटा। अब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जब यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और इसके अबाउट जैसा मिरर ऊपर है वैसा ही मिरर नीचे है, तो ये रे कहीं यहां जाकर फिर से इंसिडेंट होगी इसी मिरर पे, एकदम आइडेंटिकल। क्योंकि जैसा एंगल ये है वैसा ही एंगल ये है, और जैसा सरफेस इसके ऊपर है वैसा ही सरफेस इसके नीचे है, और फिर से रे वापस लौट जाएगी। फिर से ये वाली रे क्या करेगी? आपकी वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में रे आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रे लौट गई। तो रे का नेट डेविएशन कितना हुआ? कितने रिफ्लेक्शन हुए? 1 2 3। इन दीज 3 रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे इज 180 डिग्री। अब चाहे आप इसे क्लॉकवाइज बोलें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोलें, दोनों ही बात ट्रू है, ठीक। अब आप कैलकुलेट करिए आई आएगा कितना, और आई की कैलकुलेशन में थीटा का कोई रोल नहीं है, आपको आई कैलकुलेट करना है, मतलब आगे की ट्रेजेक्टरी का कोई रोल नहीं है आई की कैलकुलेशन, ठीक। अब देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए जब जब रिफ्लेक्शन होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अब ऐसे देखिए, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल कौन है? आई। तो इसके सामने का भी जो ये एंगल होगा वो कितना होगा? आई। तो ये जिसको हमने थीटा माना था उसकी वैल्यू क्या हो गई? आई। दूसरी बात, ये आई है
और ये एंगल जो ये है, ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या होगा आई, क्योंकि ये दोनों रेज कर, ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब मुझे बताइए, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का समीशन होता है 180 डिग्री, तो जित आई 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 और तीनों का समीशन अगर 180 डिग्री है तो 3i इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से i का जो वैल्यू आया वो आया 60 डिग्री। लेकिन आप चेक करें, ये रे पैरेक्शियल नहीं है, ये पैरेक्शियल रे नहीं है, ये रे कैसी होगी, मार्जिनल रे। तो ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे पोल पर जाकर टकराए, ऐसा हो सकता है। रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल पर जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो पैरेक्सियल रे नहीं हो सकती। वो कौन होगी, मार्जिनल रे। देखिए मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, ठीक। अब हम जो स्टडी करते हैं या फिर अपने जो सिलेबस में है, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पैरेक्सियल रेज के। तो हमारे सिलेबस में जो है, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेक्शियल रे। तो जितना भी डिस्कशन हम आगे सीखेंगे वो पैरेक्शियल रेज के लिए सीखेंगे, क्योंकि पैरेक्शियल रेज के लिए जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी आसान होगी, ठीक। अब सुनना, अब एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन और है, आप चाहे उसे क्वेश्चन समझ लें और चाहे उसे सॉल्व एग्जांपल समझ लें, बात एक ही है। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे आती है पैरेलल, और रे आती है पैरेलल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके लिए गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। तो आपको यह बताना है कि जब ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी तो पोल से कितना दूर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन में मान लेता हूं रे ऐसे आ गई। अब भाई अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो नॉर्मल तो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल से ही तो पता चलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, मतलब यहाँ कौन है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन में गिवन है आई। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड आर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं मॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो प्लस माइनस का, इसलिए मैं मॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मॉड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब ये क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव। और हमसे पूछा गया है कि ये हमारा पोल है लेट से P, और रे ने लेट से यहाँ पे कट किया किसी पॉइंट Q पे, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए ये PQ डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करना चाहें तो जरूर ट्राई करें, ट्राई करें सभी लोग। ट्राई कर लिए। अब सुनना, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये तो है आपकी रेडियस r, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है। और आप ऐसा करिए, इस वाले पॉइंट से जहां पर रे ने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। और ये आई है तो ये भी आई होगा, क्यों, क्योंकि वो जेड बन गया, देखिए। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रही है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि ये डिस्टेंस को ऐसा करते हैं, ये एंगल दोनों में बराबर है, ये एंगल दोनों में बराबर है, तो ये दो हो गए आपके सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर आएंगे, और एक साइड इसमें कॉमन है, ये हो गया आपके सिमिलर ट्राइंगल। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना, x। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, x, डी टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक आपका, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, x cos i। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x cos i, और दोनों x cos i मिलकर
किसके बराबर होंगे, आर के बराबर होंगे। तो एक्स का जो वैल्यू आया आपके पास, एक्स का जो वैल्यू आया वो आया r/2 sec i, r/2 sec i, ये एक्स का वैल्यू आया। लेकिन आपसे पूछा गया है पी क्यू, तो पी क्यू कितना होगा बेटा, तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल, तो ये हुआ कौन, स्फीयर का रेडियस। तो आपसे जो पी क्यू पूछा गया है, तो पी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा r माइनस एक्स, मतलब कितना, r माइनस r/2 sec i, ठीक है। तो ये आया आपका पी क्यू, कितना आया, r माइनस r/2 sec i, ठीक। अब मान लो मैं इसमें आपको लिमिट पुट करके दिखा रहा हूं कि लेट से, लेट मैंने अजम्पशन लिया है, लेट, लेट मतलब मैंने अज्यूम किया है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए i बहुत स्मॉल होता, लेट i टेंड्स टू 0, i इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो अगर i बहुत स्मॉल एंगल होगा तो sec i की वैल्यू किसकी तरफ ट्रेंड करेगी, 1 की तरफ ट्रेंड करेगी। इसका मतलब जो आपका pq है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा r, इसका रेड, ये r, ये ध्यान रहे, ये इसका रेडियस का मैग्नीट्यूड है r। तो pq का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा r माइनस r/2, और sec i को लगभग में क्या लिख सकता हूं, 1। तो यहां से pq का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, r/2। एंड नोटिस, नोट that pq doesn't depend on I, then pq, note pq doesn't depend on I for small angles। और ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, मतलब हम जो डिस्कशन करेंगे या हमें जो स्टडी करनी है, उस स्टडी में हमें यही मानना है कि जो हमारी पीक्यू है वो आई पे डिपेंड नहीं करता। आई पे डिपेंड तो करता है लेकिन बहुत स्मॉल डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब उसको मान लीजिए आप रोज 1-1 रुपया दीजिए, तो उसके पैसे में कुछ चेंज आ तो रहा है पर इतना बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि मान लो आपने 10 दिन तक उसको 1-1 रुपया दिया, तो सच्चाई तो ये है कि उसका पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि उसका पैसा कांस्टेंट है तो वो भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि 1 करोड़ में 1 रुपये बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारे जो एनालिसिस हम करेंगे उसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि पी क्यू जो है वो सभी आई के लिए बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, r/2। चेंज आएगा लेकिन वो बहुत स्मॉल चेंज है जिसकी हमें जरूरत 99% तो नहीं पड़ेगी। हाँ, 1% ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें उस स्मॉल चेंज का भी जरूरत पड़े। मैं एक सवाल कराऊंगा आप लोगों को जिसमें उस स्मॉल चेंज की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन 99% केसेज में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोर्ड में जब पेपर होगा तो बोर्ड के पेपर में तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो सीधा लिखना है, खुलेआम लिखना है एकदम दावे के साथ कि स्मॉल एंगल के लिए पी क्यू आई पर डिपेंड नहीं करता, पूरे दावे से लिखना, कॉन्फिडेंस से। अगर लिख दिया डिपेंड करता है तो नंबर काटेगा, और ये लिखा एकदम बढ़िया बढ़िया राइटिंग में कि डिपेंड नहीं करता तो फुल नंबर देगा, ठीक। तो हमें वो ओरिएंटेशन भी याद रखना है कि कैसे वहां पे हमें चीजें लिखनी होंगी। अब एक शब्द आता है, अब हम जितना भी डिस्कशन करेंगे फर्दर वो हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए करेंगे। अब एक चीज हम डिफाइन करते हैं, फोकस। एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं फोकस मिरर में। हम कॉनकेव मिरर में भी फोकस डिफाइन करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी डिफाइन करते हैं। और ये याद रहे, अब के बाद मैं जितनी भी बातें करूंगा, अब तक जो होना था हो लिया, अब के बाद में जितनी भी बातें करूंगा वो सारी बातें ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक। अब सुनना, अगर हम पैरेक्सियल रेज की बात करें तो फोकस का डेफिनेशन ये होता है कि रेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट and parallel to principal axis and parallel to principal axis after reflection
after reflection intersect principal axis. That point, at that intersection point, intersection point is called focus. अब देखो मैंने क्या लिखा है उसको मैं समझाता हूं. मैंने बोला कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब एक पैरेलल बीम है और एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब आपस में पैरेलल रेज हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस, इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस. और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बीम क्या करती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. जैसे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. और मान लीजिए आपकी लाइट रे है, देखिए कितनी लाइट रे है, इनफाइनाइट लाइट रे हैं, लेकिन इनफाइनाइट में बनाना संभव नहीं है, इनफाइनाइट में नहीं बना सकता, इसलिए मैं लेट से 4 ही रे बना रहा हूं. और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली जो रे हैं वो किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं. क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि दैट डिस्टेंस पी क्यू, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेंगे, दैट डिस्टेंस पी क्यू डजंट डिपेंड ऑन आई. किसके लिए? फॉर स्मॉल एंगल्स. तो इन सभी रेज को हम यहां से बोलेंगे कि आप रिफ्लेक्ट होकर जाइए और इन सभी को कहां कट करना है, दैट r/2 डिस्टेंस पे. तो ये सभी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां कट करेंगे, ऑल रेज. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रेज यहां कट करेंगे, सभी रेज. ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. ये इस लोकेशन का नाम है, ये इस जगह का नाम है. क्या नाम है इस जगह का? नाम फोकस. और इस पॉइंट का नाम है पोल. और फोकस से जो पोल का दूरी होता है वो रेडियस का हाफ होता है, r/2. ये आपको याद रखना है. ये था कॉनकेव मिरर. अब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करके बताते हैं. तो सेम डायग्राम हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाएंगे. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा डायग्राम बनेगा वो भी देखिए. तो कॉन्वेक्स मिरर में ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होता है. अब मुझे बताइए बेटा, मान लेते हैं एक रे ये रिफ्लेक्ट हो, एक रे इंसिडेंट हुई और एक दूसरी रे भी इंसिडेंट हुई. ये एक रे इंसिडेंट हुई और एक ये दूसरी रे भी इंसिडेंट हुई. और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं. तो आप ऐसा करिए, यहां नॉर्मल बनाइए, यहां पे नॉर्मल बनाइए. तो यहां पे जो नॉर्मल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो नॉर्मल इस तरह से बनेगा. ये यहां का नॉर्मल है, वो यहां का नॉर्मल है, ये यहां का नॉर्मल है और ये यहां का नॉर्मल है. और ये रे जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. तो ये इंसिडेंट रेज हैं और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे. ये इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे. तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये किसी एक ही पॉइंट पर कट करती हुई लगेंगी. और जिस पॉइंट पर ये रे कट करती हुई लगेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस. आप डायग्राम स्केल से बनाइएगा तो डायग्राम अच्छा बनेगा. प्रॉपर नॉर्मल अच्छे से बनाइएगा. तो पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में याद रहे, स्केल हमेशा यूज करना है, कंपास हमेशा यूज करनी है, जिससे डायग्राम क्लियर बनेगा, चीज समझ में आएगी. तो ये हुआ आपका फोकस. तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हुआ और ये कॉनकेव मिरर का फोकस हुआ. दोनों में एक चीज आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में, ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है. और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है, ये जो हमारा बाहर शाइनिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके पीछे होता है. ठीक, अब हमें इमेज बनानी होती है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें इमेज बनानी होती है.
तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से रेज कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट से रेज निकली और मिरर पर आकर रेज इंसिडेंट हुई। अब वो रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं और जब वो रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, रेज जो है आपकी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इमेज कहलाता है। ठीक, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हमको रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ रेज बताता हूं जो रेज हमारी इमेज को ट्रेस करने में हेल्प करेंगे। तो रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज। मतलब हमें इमेज को लोकेट करना होगा कि इमेज कहाँ होगी। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर रेंज हैं, वो रेंज हमें आसानी से ये बता देंगी कि वो इमेज होगी कहाँ। कुछ पर्टिकुलर रेंज कौन कौन सी हैं मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहली रे है कि मान लीजिए मैं दोनों मिरर के लिए एक साथ बनाते चलूंगा, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। पहला ये है कि मान लीजिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, दोनों रे एक साथ बनाएंगे, मतलब दोनों मिरर एक साथ बनाएंगे। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लीजिए बेटा कोई रे पोल पर आकर इंसिडेंट होती है किसी एंगल थीटा पे, तो वो रे पोल से उतने ही एंगल पर लौट जाएगी थीटा पे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें कोई नई बात नहीं है। थीटा एंगल पर आकर इंसिडेंट होगी और थीटा से क्या होगा, लौट जाएगी। तो हम इस वाली रे का भी इस्तेमाल करेंगे इमेज को लोकेट करने में। और सुनिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से जाती है, फोकस से। अभी हमने देखा। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से चली जाएगी, फोकस से। और फोकस पोल कितना दूरी पर होता है, r/2। ये कॉनकेव मिरर के लिए था। तो हम इस रे का भी इस्तेमाल करेंगे इमेज को लोकेट करने के लिए। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। और यहां पर रे आकर इंसिडेंट होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट होती हुई लगेगी एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। तो हम इस रे का भी इस्तेमाल करेंगे इमेज को लोकेट करने में। कौन से वाली रे, कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। हमें ये पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करती है, फोकस पे। और फोकस का पोल से दूरी क्या होता है, r/2। और सुनना, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, जैसे ये कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं, ये कॉनकेव मिरर है और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल के आती है, मतलब कोई रे इस तरह से चल के आती है, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो इस रे के बारे में बोलेंगे, रे कहां से चल के आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल के आई है। तो हम जानते हैं इसका जो इंसिडेंस होगा वो होगा नॉर्मल इंसिडेंस। इसका जो इंसिडेंस होगा वो कौन सा इंसिडेंस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा। और जब रे नॉर्मल इंसिडेंस करती है तो वो रे उसी अपने पाथ पे वापस लौट जाती है। तो जिस तरह से रे आई ये उसी तरह से उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड में होगा। तो मान लेते हैं कोई रे इसके तरफ आती है, इस तरह से। मान लेते हैं कोई रे इस तरह से आई, तो इस वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। इसको बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। और याद रखिएगा, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, रे वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। तो ये वाली रे वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी जिस रास्ते से चलकर आई थी। ठीक, तो ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कैसे इमेजेस बनाएंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट है और कहाँ इमेज है। ठीक, तो तब तक ये पढ़िए।